नमस्कार। देश की न्याय व्यवस्था अब और बेहतर, तेज और पारदर्शी होगी। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया। इस विधेयक का मकसद है अलग अलग न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां साफ सुथरे और तय नियमों के तहत हों, कामकाज में पारदर्शिता आए और लोगों के मामलों का निपटारा जल्द मिल सके। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी एनटीसी बनाने का भी प्रावधान है। ये आयोग 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और कामकाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को देखेगा। ये न्यायाधिकरण टैक्स, कंपनी कानून, पर्यावरण, शेयर बाजार और बौद्धिक संपदा जैसे खास मामलों की सुनवाई करते हैं। सरकार का कहना है कि न्यायाधिकरण अदालतों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि विशेष मामलों में तेज और प्रभावी न्याय देने में अदालतों की मदद करने के लिए है। कैसे न्यायाधिकरणों की दक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता में आएगी और मजबूती, इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो संसद के दोनों सदनों से न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य देश के विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जो न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों और कामकाज की खास निगरानी रखेगा। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। न्यायाधिकरणों में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। विधेयक के जरिए न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को ज्यादा स्वतंत्र, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी एनटीसी के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग देश के 16 प्रमुख न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को संचालित करेगा। साथ ही सदस्यों के कामकाज की समीक्षा, शिकायतों की जांच और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगा। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। तकनीकी सदस्यों के पास संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना जरूरी होगा। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे सुधारों की कड़ी है। न्यायाधिकरण अदालतों का विकल्प नहीं है, बल्कि विशेष मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। The bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and condition of the service of chairperson and members of the various tribunals. न्यायाधिकरण कराधान, कंपनी कानून, पर्यावरण, प्रतिभूति बाजार और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। सरकार का कहना है कि नए कानून से इन संस्थाओं में प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत स्वतंत्रता मजबूत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधेयक किसी भी न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं करता है। इसका फोकस केवल नियुक्तियों, प्रशासन, पारदर्शिता और कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर है। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के जरिए सरकार ने अर्ध न्यायिक संस्थाओं में सुधार की नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनने के बाद नियुक्तियों और निगरानी की प्रक्रिया को एक समान और अधिक पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो न्यायाधिकरण सुधार की दिशा में किस तरह से एक बड़ा और अहम कदम है, इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो न्यायाधिकरण में सुधार की ज़रूरत है, ये क्यों पड़ी, क्यों ये आवश्यकता महसूस की गई, और अब ये जो विधेयक पारित हुआ है सदन से, ये किस तरह से तस्वीर को बदलेगा, क्या कुछ इसमें खास है? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, मद्रास बार एसोसिएशन। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं, हमारे कंट्री में ट्राइब्यूनल्स जो हैं, जिनका बहुत महत्व है इन दी जुडिशियल हायरार्की, वहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, वो उसमें रिफॉर्म में आना चाहिए। तो उस जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ये जो नेशनल ये ट्राइब्यूनल्स
कमीशन का जो बिल है, जो एक्ट बना है, ये उस जजमेंट का फॉल आउट है, उस जजमेंट की एक कॉन्सिक्वेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम सेइंग दैट, मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही मेरिटोरियस लेजिस्लेशन है। मैंने ये बिल पढ़ा भी है और मैं कहूँगा कि ये जो हमारा जो ट्राइब्यूनल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल हायरार्की है, ये जो एक्ट है, ये बिल जो है अब जो एक्ट बनने जा रहा है, ये उसको फर्दर करता है, उस इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और ये ट्राइब्यूनलाइजेशन को स्ट्रेंथन करता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल्स बहुत सारे एरियाज में ये ट्राइब्यूनल्स मिलेंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया, कस्टम्स एक्साइज ट्राइब्यूनल हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। तो इन ट्राइब्यूनल्स को एक फ्यूचर में उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन है मेरे ओपिनियन में। बिल्कुल, हमारे साथ अमन सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने की एक बड़ी कवायद इसको माना जा रहा है, उनका मजबूत होना, उनमें पारदर्शिता होना, और जिस तरह से बदलाव किए गए हैं वो क्या कुछ असर डालेंगे? देखिए, जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल अभी संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हुआ, ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है भारत की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। और ये वर्षों से जो लंबित, जैसे जुडिशियल ट्रिब्यूनल में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के विषय थे, जो यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस वहाँ पे होनी चाहिए थी, वो वाले विषय थे, और वर्षों से जो वहाँ पेंडेंसी थी, इन सभी चीज़ों को वो एड्रेस करेगा और भारत की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। और जैसा हमारे मित्र भी कह रहे थे, एक जो ईज ऑफ जस्टिस है उसको भी इन्हांस करेगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक किसी भी समस्या का मूल रूप से कैसे निवारण करना है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो किसी भी समस्या को लेके हैं, उसको एक फोरसाइट के साथ, एक विजन के साथ, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के साथ कैसे एड्रेस करना है, ये उसी का एक उदाहरण है। और जो जितने भी मामले ट्रिब्यूनल्स में लंबित थे, जो भी उनके इश्यूज और चैलेंजेस थे ट्रिब्यूनल्स के, उन सभी को ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एड्रेस करता है। और विकसित भारत के लिए ये बहुत आवश्यक था कि हमारी ईज ऑफ जस्टिस और जो ट्रिब्यूनल्स का रोल है उसको और इम्प्रोवाइज किया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल उसी की तरफ एक बहुत निर्णायक और ऐतिहासिक कदम है। विवेक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इसमें कई चेंजेस किए गए हैं, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें भी कई चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आयु की सीमा है, समय सीमा है, या पुनर्नियुक्ति की बात है, अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो ये कितना अहम कदम है। और जिस तरह से एनटीसी की बात कही जा रही है, 16 प्रमुख न्यायाधिकरण हैं वो इसके दायरे में आएंगे। तो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में जो अलग अलग व्यवस्था होती थी, अब उनमें जो प्रशासनिक एकरूपता आएगी, ये कितनी अहम हो जाती है पेंडेंसी को देखते हुए, और जब हम न्याय व्यवस्था को तेज करने की बात करते हैं उसको देखते हुए? ये बहुत ही अहम लेजिस्लेशन है। ट्राइब्यूनल्स की महत्वता बहुत है, बिकॉज आपको पता होगा, हम सबको पता है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनमें बहुत पेंडेंसी है, तो ट्राइब्यूनल्स का बहुत महत्व है। सेकेंडली, ट्राइब्यूनल्स में डोमेन एरियाज, जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, वो ट्राइब्यूनल्स में उन केसेस को रेफ़र किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया, कस्टम्स एंड एक्साइज ट्राइब्यूनल हो गया। तो मेरे ओपिनियन में ये ट्राइब्यूनल्स में, मेरे एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि ये ट्राइब्यूनल्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल पेंडेंसी की प्रॉब्लम थी, या एक इंडिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल में एक प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम्स को ये लॉ एड्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, मेरे ओपिनियन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है इस लॉ में, वो है जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस, द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स।
जो पहले एक 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 पर्सपेक्टिव था या एक क्रिटिसिज्म बहुत फ्रीक्वेंटली आता था कि बहुत सारे मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो जस्टिस कैसे करेंगे। तो वो एड्रेस किया गया है इस लॉ में, और वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल्स है इसको बहुत ही महत्व दिया गया है। अब जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे आगे चल के, वो एक कमेटी होगी और उस कमेटी में जो मेजॉरिटी होगी, जो कास्टिंग वोट होगा, वो जो हेड ऑफ द कमेटी होगी, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। इससे इन ट्राइब्यूनल्स को जो एक रिक्विजिट इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है वो मिलेगी। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ट्राइब्यूनल्स में, जो उनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, उनके पास पूरा स्टाफ नहीं है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो भी ये कमीशन, ये कमेटी उनको देखेगी, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगी और वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगा। तो इन माय व्यू ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन है जिसका बहुत महत्व है इन टुडेज सिनेरियो व्हेन इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया इज पिचिंग फॉर अ वेरी बिग ग्लोबल रोल। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। बिल्कुल। अमन जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है आम आदमी के लिए भी और तमाम जो वर्ग है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण इसे विधेयक कहा जा रहा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अलग अलग ट्राइब्यूनल्स में आपसे समझना चाहेंगे जो अलग अलग व्यवस्थाएं पहले चलती थी उससे किस तरह की समस्याएं आती थी, और अब जबकि एनटीसी की बात और 5 सदस्य इसमें होंगे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं और उसके साथ ही प्रशासनिक दक्षता वाले लोग भी हैं। तो ये अपने आप में न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक दक्षता किस तरह का संतुलन पूरी व्यवस्था में लेकर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बन रहा है जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैधानिक कदम है, और ये सभी तरह के स्टैट्यूटरी राइट्स जो है उस कमीशन को देता है विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस कंडीशंस, विथ रिस्पेक्ट टू अदर सुपरविजन, अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। और जैसा आपने बताया कि इसमें प्राइमेसी जो है वो जुडिशियल मेंबर्स की होगी और सरकार के तो बस उसमें एक नुमाइंदे रहेंगे, तो प्राइमेसी जो है वो जुडिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में रहेगी। और इसके अलावा जो सर्विस कंडीशंस सभी ट्रिब्यूनल्स की जो यूनिफॉर्म हो गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और एक ये भी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी के पहले ही नाम भेजने पड़ेंगे। हर एक नाम पे जो है एक समय सीमा के तहत 3 महीने के समय के अंतर्गत उस नाम को फाइनल कर लेना पड़ेगा। तो ये जो वैकेंसी और पेंडेंसी की जो प्रॉब्लम थी, पेंडेंसी भी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि अपॉइंटमेंट्स कई बार जो है वो समय पे नहीं हो पा रहे थे। कभी एम्बिग्विटी थी कि किसमें कॉलेजियम, किसमें जुडिशरी करेगी, कहाँ पे सरकार करेगी, वो सारी चीजें उनमें क्लैरिटी आ गई है। और अब पैनल पहले से पहुंच जाएगा, 3 महीने के अंदर एक उस पर फाइनलिटी अटेन हो जाएगी। किसी ना किसी का अपॉइंटमेंट हमेशा वैकेंसी होने के पहले हो जाएगा, तो अपने आप में ये पेंडेंसी को दूर करेगा। इसके अलावा जैसे 5 साल का कार्यकाल हो गया है या 70 की आयु तक चेयरमैन का और 67 की आयु तक मेंबर्स का, तो उससे जो लोग आएंगे उनके पास भी एक सर्टेनिटी, एक क्लैरिटी होगी कि अगर मान लीजिए कोई वकालत से आ रहे हैं या सर्विस से आ रहे हैं, तो उनके पास भी एक क्लैरिटी और सर्टेनिटी होगी कि कितने पीरियड तक वो हैं और उसी हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं। और जितने ट्रिब्यूनल्स हैं वो एक अम्ब्रेला के तहत आ गए हैं, यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस हो गई हैं, यूनिफॉर्म सर्विस रूल्स हो गए हैं, और उनका जो सुपरविजन भी है वो इस हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी जो नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा जो चेयर्ड होगा, और इसमें जुडिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ मेजॉरिटी पे होगी, वो इसको सुपरवाइज करेंगे। तो हर तरीके से ये स्वागत योग्य कदम है और ये विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जहां पे ईज ऑफ जस्टिस होगा, जहां पे
हमारे वैधानिक जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनका निवारण जल्दी से जल्दी होगा, तो वो हमें एक विकसित भारत की तरफ बहुत महत्वपूर्ण कदम बनेगा। बिल्कुल, और इस पूरे प्रोसेस में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। खास बात ये भी है कि इसमें ये कहा गया है इस पूरे अधिनियम के बारे में, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है जो न्यायाधिकरण है उनका उद्देश्य जो है वो अदालतों का विकल्प बनना नहीं है, बल्कि विशेष मामलों का तेज़ी से निपटारा करना है। आपको लगता है इससे जो पेंडेंसी है कोर्ट्स के ऊपर वो कम होगी? किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा और किस तरह से ये जो व्यवस्था है स्पष्ट की गई है? डेफिनेटली अगर आप हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी देखें तो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, क्रिमिनल साइड पे, सिविल साइड पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो बढ़ती हुई पेंडेंसी है इसको कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स का बहुत महत्व है। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये ट्राइब्यूनल्स स्पेशलाइज्ड फोरम्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफ जस्टिस हैं, जिनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, मामले हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स उस लेवल पे वो जस्टिस नहीं कर सकते जो ट्राइब्यूनल्स कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में डोमेन एक्सपर्ट्स प्रिजाइड करते हैं। तो ये डोमेन एक्सपर्टीज जब आएगी, इससे तेजी से, तेज रफ्तार से जस्टिस होगा, पहली बात। सेकेंडली, जो हाई कोर्ट्स में जो क्लॉगिंग है, जो एक फ्लड ऑफ केसेस है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो बर्डन कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अहम बात यह है इस लॉ में कि इसका जो ओवरसाइट है, ट्राइब्यूनल्स का ओवरसाइट है, वो सीनियर मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी उसको देखेंगे, ओवरसी करेंगे, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देंगे। तो ये जो कोलैबोरेशन है बिटवीन द जुडिशरी, सीनियर मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, वो एक बहुत ही अहम प्रोविजंस हैं इस लॉ में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस लॉ में कि गवर्नमेंट ने अपना रोल इसमें कम रखा है, और जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जो जुडिशरी का जो रोल है उसको अहम रोल दिया है, और गवर्नमेंट ने अपना रोल जो है इसमें थोड़ा सा कम रखा है। ये जो एक रेशियो है, ये जो बैलेंस है, ये सबसे बड़ा सबसे महत्व एस्पेक्ट है इस लॉ का, जो इसको ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है और अधिकार क्षेत्र की भी इसमें व्याख्या की गई है। अमन जी, आपसे समझना चाहेंगे, नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड भी इसमें बनेगा, जो तमाम प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये किन मायनों में महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम ये कहते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा मामले लंबित हैं, कहाँ पर जो पेंडेंसी ज़्यादा है, कहाँ पर काम तेज करने की ज़रूरत है और कहाँ पर सुधार की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि देखिए, एक बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि जनरली सरकारें जो हैं वो और पावर वो लेती हैं अपॉइंटमेंट्स में, और काफ़ी हद तक संवैधानिक स्थिति भी वही है। पर यहाँ पे सरकार ने स्वयं जो है
अपनी पावर्स को एक तरीके से जुडिशियल रियल में दिया है। और तो ये सरकार ने यहाँ पे एक बड़ा कदम उठाया है और एक समस्या के समाधान के लिए दूरदर्शी तरीके से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो लिया है। जहां तक जुडिशियल ग्रिड की बात है, तो जैसे आजकल सारा जो पेंडेंसी का डेटा या जुडिशियल डेटा, उसकी अहमियत और बढ़ते जा रही है, जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डिसीजंस में, जिस तरीके से एक जुडिशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उन सब की अहमियत बढ़ते जा रही है। तो उसमें ये भी बहुत काम आएगा। और जैसे 16 ट्रिब्यूनल्स करीब ये एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के अम्ब्रेला में आ जाएंगे, तो अपने आप ही जो उनकी सिनर्जीज है आपस में, एक मान लीजिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो भी कम होंगे। तो उसकी वजह से भी जो डिलेज, पेंडेंसीज और एक उसका रिपल इफेक्ट होता था कि वर्षों वर्षों तक मामले लंबित पड़े रहते थे, वो भी एक तरीके से कम होगा, क्योंकि ओवरऑल सुपरविजन जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के एजिस में या उनके सुपरविजन में ये काम होगा। तो आपस में भी सामंजस्य जो है वो बेहतर होगा। तो कुल मिला के ये परिस्थिति जरूर है कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग एक कदम था। ये 1976 में करीब इस तरह का जो है ट्रिब्यूनल्स की एक पहल शुरू हुई, और तब से लेके अभी तक कुछ चेंजेस जरूर 2014 के बाद इस सरकार के आने के बाद हुए, और कई बार वो जुडिशियल रियल में भी गए, कई बार जुडिशरी उससे असहमत हुई, कुछ उस पर ऑर्डर्स भी पास हुए, पर फाइनली जो है अब ये जुडिशियल नेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का जो पूरा प्रारूप और जो उसका स्ट्रक्चर सामने आया है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में जुडिशियल पेंडेंसी को कम करने में, ईज ऑफ जस्टिस को एनहांस करने में और विकसित भारत की तरफ एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप जुड़े रहिए टीजी न्यूज के साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप इसे कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है शिकायतों के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है उसकी निगरानी भी लगातार की जा रही है। बहुत ठीक कहा आपने। इस लॉ में एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर भी है जो ट्राइब्यूनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक मैं अहम बात बोलना चाहूँगा, पहले कुछ ऐसे लॉज बने थे जो मद्रास बार एसोसिएशन के केस में फॉर एग्जांपल कुछ प्रोविजंस थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उनको बाईपास कर रहे थे कुछ ट्राइब्यूनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर इस लॉ में सरकार ने, पार्लियामेंट ने ये एक अहम इशू रखा, सामने रखा, और प्रोविज़न ये बनाया है कि ये ट्राइब्यूनल्स में जो जस्टिस होगा ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बाईपास नहीं करेगा। जो उनकी अपील्स हैं या उनको अगर आपने कोई ऑर्डर ऐसा कोई जजमेंट पास कर दी ट्राइब्यूनल में, उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो दरवाज़ा खुला है, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो ये भी एक बहुत ही अहम प्रोविजन है कि दिस ट्राइब्यूनलाइजेशन, दिस लॉ डज नॉट बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, दैट इज द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
बिल्कुल, न्यायाधिकरण की जो मूल भावना है, जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें नहीं बल्कि जो कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसमें जो है सुधार किया जाए, ये इसका मूल लक्ष्य है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। आम आदमी जब देखता है तो वो किस तरह से समझे कि उसको अब न्याय प्रक्रिया में जो है तेज़ जो है हिस्सेदारी मिलेगी, उसको न्याय जो है जल्दी मिलेगा, क्योंकि अगर देर से न्याय मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जी, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी अमन जी। जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और जो इस बिल के मूल में जो फंडामेंटल बात है वो यही है कि जैसे ट्रिब्यूनल्स एक स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, इनका जो गठन ही हुआ था एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ मैटर्स के लिए हुआ था, हाईकोर्ट को अनबर्डन करने के लिए हुआ था, और एक तरीके से कई जगह हाईकोर्ट में जो है जाने की बजाय पहले ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता था जी। पर ट्रिब्यूनल में भी अगर मान लीजिए कि जितनी जजेस की संख्या है वो होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वहां पे मामले लंबित हो जाते थे। अब जब जजेस की संख्या होगी, टाइमली अपॉइंटमेंट्स होंगे, सर्विस कंडीशंस यूनिफॉर्म होंगे, और एक सुपरविजन होगा जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का, ताकि सभी ट्रिब्यूनल एफिशिएंटली एज पर लॉ जैसा उन्हें काम करना है वैसा करें, और जुडिशियल मेंबर्स का सुपरविजन होगा। बिल्कुल, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और तेज न्याय व्यवस्था का एक संतुलन इसे बनाया गया है। समय हमारे पास सीमित है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अमन जी। आपका, विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।